सबसे पहले तो ये है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है, इसके पास होने से पहले तो जो 184(3) के तहत अपील का हक़ ही नहीं होता था किसी भी मुकदमे का। तो ये चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जो इस बिल की जो था उसको मंजूरी के बाद ये एक बहुत अच्छा जो था अपील का हक़ दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट का सवाल ये है कि फिर अपील का, अभी सुप्रीम कोर्ट की जो मौजूदा जजेस की तादाद है वो 15 है, उसमें से 7 का ये जो बेंच बनाया गया होगा इसमें ये ज़रूर सोचा गया होगा, क्योंकि इस टाइम जो भट्टी साहब भी कह रहे थे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को क्यों नहीं इसमें वो किया गया, शामिल किया गया। हालांकि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो है वो इस कमेटी में शामिल हैं जो कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन का या 184(3) टेकअप करना है या नहीं करना उसमें शामिल थे। जब मैं ये समझता हूँ कि ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया होगा उसमें ये लाजमी सोचा गया होगा कि इस फैसले के ख़िलाफ़ अगर कोई अपील में जाता है तो ज़ाहिरी बात है रिव्यू नहीं है कि वो वही सात के साथ जजेस जो हैं उसको रिव्यू कर लेते। ये अपील है तो एक मुख्तलिफ बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा और 7 का फैसला कोई 7 जज जो है वो रिवर्ट नहीं कर सकते या उसको इंडोर्स नहीं कर सकते। तो ज़ाहिरी बात है उसमें जो बेंच की जो तादाद है वो ज़्यादा होनी चाहिए। तो 7 इसलिए बनाया गया कि अगर अपील में जाना पड़े तो 8 का जो बेंच हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जो अवेलेबल भी होंगे वो 8 ही जजेस होंगे जो इस 7 के बाद, तो वो उस पे अपील का कोई अगर जाता है उसका हक दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बेंच कॉन्स्टिट्यूशन का जो मामला है ये इसी सोच के तहत ही बनाया गया होगा और उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी लाजमी तौर पे शामिल होंगे इस फैसले में भी। और मुझे नहीं समझ आती कि ये पीटीआई की तरफ से जो सीनियर वकला हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होते हैं रोज़ाना, उनको भी ये मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ सियासत खेल रहे हैं, वरना उनको भी ये मालूम है कि ये अपील में जाएंगे तो उसके लिए क्या बेंच की हैयत होनी चाहिए और उसमें क्या जो मसाइल होंगे। तो ये तमाम तर जो वकला हैं उनको भी समझ है और उसके बावजूद भी ये सियासी बुनियादों के ऊपर ये तमाम जो है वो नारेबाजी कर रही है। हालांकि ना पीटीआई इसमें कोई फरीक है, ना उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया गया है और ना ही ये जो इससे हाँ ये है कि पॉलिटिकली उनको ये फ़ायदा हो रहा है, जो जजेस का इशू है उसको उठाने से इनका जो एक बयानिया है वो उसको फ़ायदा हो रहा है। अदरवाइज़ पीटीआई का इसमें कोई ऐसा वो नहीं है ना। अच्छा, वो अपने आप को इसलिए समझते हैं बिकॉज पीटीआई को मेंशन भी किया गया है, वो एक टीरियन वाला केस भी मेंशन किया गया है, तो वो ये समझ रहे हैं कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हमसे कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। जी वो लेकिन इससे इनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों सूरतों में फ़ायदा हो रहा है। जो बयानिया है इनका कि इनको जो विक्टिमाइज किया जा रहा है, अच्छा। अदलिया के ज़रिए जो है प्रेशराइज करके फैसले लिए जा रहे हैं, तो ये जो जजेस का ख़त है ये इनको इस वजह से भी फ़ायदा हो रहा है। बट फ़खर, उस दिन आपने हमें बताया था हफ्ते को कि बल्कि आपने ख़बर दी थी हमें उस वक्त, क्योंकि इस तरह की कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी कि तसद्दुक साहब से हुकूमत ने मशवरा किया था उनको कमीशन में शामिल करने से पहले, फिर उनको TORs वगैरह भी दिखाई, सब आपने हमें सैटरडे को बताया, फिर एकदम से क्या हुआ? आपकी क्या इस सिलसिले में कोई इत्तलात हैं? अलीना देखें, ये तो फिर उसके बाद लॉ मिनिस्टर साहब ने भी शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में भी बताया कि उन्होंने जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब से भी रब्ता किया, उनको सब कुछ ये बताया गया था, इसके बाद ही उन्होंने हामी भरी थी। अब जो है ये देखें, ये प्रेशर तो बार की तरफ से अदालतों के ऊपर होता है कि अगर ये 300 से ज़्यादा वकला और उनमें से ज़्यादातर जो है वो नामी ग्रामी वकला ख़त लिख दें सुप्रीम कोर्ट को, तो उससे ज़ाहिरी बात है अंडर प्रेशर आता है। और तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब भी उसी, जहाँ उनके बेटे का भी आ गया कि उनके बेटे भी उससे जो है वो मुत्तफिक नहीं है, तो वो प्रेशर में आना ये लाजमी समझता है। लेकिन उसके बाद मैं समझता हूँ कि ये अदालत उनके कहने के ऊपर वो फोटो ले सकती है, बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, लेकिन उसके बाद जो फैसला होता है वो आप चाहे वकला हों या कोई इस तरह की बार्स हों, वो डिक्टेट नहीं करा सकती अदालतों को फैसला देने में। अब आगे जो सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी जो बेंच का फैसला क्या होगा उसमें मैं समझता हूं कि ये डिक्टेशन नहीं काम आएगी, बेंच कॉन्स्टिट्यूशन या सुओ मोटो लेने तक तो ये समझ आती है।